उपास जिने समसु दिव्यवाणिं हि नम्योणम निगंतम वत्तु विजम निरूवेमो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साउडम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुरूप वास्तु तत्व का ज्ञान कर रहे हैं, कल हमने यहाँ पर दिशा निर्देश और दिशाओं का भाग पढ़ा था कि किस दिशा में जमीन का कितना भाग पाया जाता है। दिशा निर्देश देखते हैं। अगर ये पूर्व दिशा है, कौन सी? 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और मध्य का स्थान ब्रह्म स्थान, ठीक है। ये पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा है जितेंद्र भैया? और ये दिशा तैयार है अच्छे से। अब विदिशा में आते हैं। दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय, उसका प्रतिपक्षी वायव्य, मतलब पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य, पश्चिम और। अब देखिए यहाँ उच्च जिसको विदिशा में रखते हैं, उत्तर पूर्व का कोना और उसका प्रतिपक्षी नैऋत्य, मतलब दक्षिण और पश्चिम का कोना आ रहा। अब एक बात, आप अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें विशेष करके लिख लो, वास्तु विशेष। मतलब डेली कुछ ना कुछ आपको विशेष बात बताएंगे तो उस पर लिखते रहना। क्या होगा, जब अपन वास्तु पढ़ेंगे तो ये जो वास्तु अपन पढ़ रहे हैं ये आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा। अभी इंदौर में शिविर चल रहा है एक वास्तु का, 65,000 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज है, 8 दिन का। कितना? 65,000 रुपये, 8 दिन का रहना खाना साथ में। आपको विद्या यहाँ पर जिन आगम के अनुरूप दी जा रही है और गुरु मुख से मिल रही है, बात पैसे की नहीं है। और अपन वो चीज़ पढ़ेंगे जो कभी पढ़ने नहीं मिलती। बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली के लिए भी रहेगा। तो आज एक टॉपिक आप लिख लो, रोज अपन जो विशेष बताएंगे, दिशाओं के उच्च स्थान लिखो। दिशाओं के उच्च स्थान, ये दिशा कौन सी है? पूर्व। अगर पूर्वमुखी आपका घर है, पूर्वमुखी घर है, तो द्वार किस तरफ हो? ईशान तरफ हो कि आग्नेय तरफ हो? तो जो उच्च स्थान है उस तरफ आपके लिए द्वार होना चाहिए। द्वार हमेशा कहाँ हो? उच्च स्थान में हो। कहाँ पर हो? तो पूर्व और उत्तर दिशा का उच्च स्थान ईशान कोण। पूर्व और उत्तर दिशा का अगर मकान है, दुकान है, तो द्वार कहाँ हो? ईशान। दक्षिण में अगर दक्षिण दिशा है तो उसका उच्च स्थान वायव्य। उच्च स्थान वायव्य। और अगर ये दक्षिण है, नहीं, एक मिनट, ये क्या है अपनी? हाँ, दक्षिण दिशा का उच्च स्थान आग्नेय। दक्षिण दिशा का उच्च स्थान आग्नेय, पश्चिम दिशा का उच्च स्थान वायव्य। नैऋत्य के लिए द्वार आदि करना अशुभ है। अब आपको अपन सैंपल देखते हैं। हाँ, एक बार और रिपीट करते हैं। दिशा कितनी है?
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व और उत्तर का उच्च स्थान ईशान, दक्षिण का उच्च स्थान आग्नेय, पश्चिम का उच्च स्थान वायव्य। ये हो गया। ये जब भी आप द्वार बनाओ कमरे का, घर का, दुकान का, तो इन उच्च स्थानों में बनाना चाहिए। अब अपन देखते हैं ये दिशा कौन सी है। ये पूर्व, ये उत्तर, ठीक। ये कौन सा दिशा हो गई? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? अच्छा, ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, ठीक है। अब इस कमरे का अपन वास्तु देखते हैं। जिस कमरे के बाहर आप बैठे हो, ये कमरा कौन से मुखी कहलाया? उत्तर मुखी। जहां उसका मुख है वो कौन सा कहलाया? उत्तर मुखी। और ये दिशा पूर्व। इस कमरे का ईशान कोण क्या कहलाया? जो द्वार है ना? ये इस कमरे के लिए ये सही द्वार है। सही आया समझ में? दिशाओं का उच्च स्थान मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व और उत्तर दिशा, इन दोनों दिशाओं का उच्च स्थान ईशान है। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना। ये जो आपको हम बता रहे हैं बीच बीच में रिपीट भी होगा, ठीक। और बीच का स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान। अब अपन आज कल के विषय को कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में आपको विशेषता बताएंगे जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और एकदम से लोड नहीं आएगा। किसमें? वायव्य कोण में। अगर पश्चिम मुखी है तो वायव्य में गेट। अब देखो, किसी का घर पूर्व मुखी है तो गेट कहाँ बनाएगा वो? उत्तर मुखी है तो गेट कहाँ बनाएगा वो? दक्षिण मुखी है तो गेट कहाँ बनाएगा वो? आग्नेय। और पश्चिम मुखी तो गेट कहाँ बनाएगा वो? अब वायव्य छांटेंगे कैसे? तो घर की नॉइज से करेगा, जो कल अपन ने पढ़ा था। जो लोग आज पहले दिन आए हैं, कल की क्लास आप देख लेना तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, आप लोगों के पास पीडीएफ है इसकी? सभी के पास? नहीं हो तो परस्पर में ले लेना और ग्रंथ बना करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, और उपधान करके पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष परोक्ष कहीं में भी हो, आप एक वस्तु का त्याग करके पढ़ोगे, विद्या के फल की प्राप्ति होगी। किसी भी एक वस्तु का त्याग करके। अब आप देखिए, भूमि का चयन कर रहे हैं। दिशा तो देख ली अपन ने कि कौन सी दिशा है, कंपास से देख लिया। अब आप देखिए, भूमि जो है स्पर्श करके मालूम चल जाएगी कि यहां क्या होगा। देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 8, वत्तु विद्या। जिस भूमि को इसका स्पर्श करने पर ग्रीष्म ऋतु में ठंड और ठंडी ऋतु में गर्म और वर्षा ऋतु में ठंडी गर्मी दोनों का एहसास हो, वह भूमि प्रशंसनीय है। भूमि को स्पर्श करके आप जान सकते हो कितनी गर्मी हो, लेकिन मिट्टी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, प्रकृति नहीं छोड़ती। ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंडा और बरसात में ठंड गर्म दोनों स्पर्श आए मॉडरेट, वो भूमि प्रशस्त है। पहला, स्पर्श करके भूमि का शुभ अशुभ विचार। और आप लोग नोट्स पहले दिन से बनाना, नहीं तो आखिरी दिन बहुत पेंडिंग हो जाएगा। और नोट्स अगर देखना हो तो अप्रमित सागर जी की डायरी है, उससे आप नोट्स अच्छे बना सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। जो भूमि चिकनी, मुलायम और कंकड़ रहित हो, कंटक रहित हो, कांटों से रहित हो, वो भूमि भी श्रेष्ठ है। कैसी मिट्टी हो उसकी? मुलायम, सॉफ्ट। कई भूमि होती वहाँ पैर रखो तो चुभता है, सामान्य मिट्टी में भी। और कई कंकड़ वाली, पत्थर वाली जगह पर भी दौड़ लेते हो आप। गिट्टी बिछी है तो आप दौड़ लेते हो, लेकिन वहाँ छोटे छोटे कंकड़ चुभते हैं, मतलब वो भूमि योग्य नहीं है।
आपकी एक भूमि है ना, जहाँ हम जंगल गए थे टीकमगढ़ के पास, वो भूमि चुभती नहीं है, जबकि पथरीली है ना, चुभती नहीं है, मतलब वो श्रेष्ठ है। कंकड़ होना नहीं बात नहीं कर रहे, कंकड़ होना और चुभने में अंतर होता है। ये शुभ। और बताते हैं, जिस भूमि के स्पर्श से हाथ मलिन हो जाए, मिट्टी में से हाथ फेरो और हाथ आपका गंदा हो जाए, धोने पर भी साफ ना हो, वह भूमि गृह जिनालय के निर्माण के योग्य नहीं है। मिट्टी में से हाथ फेरना आप और ऐसा करना, अगर एकदम हाथ गंदा हो जाए, सामान्य धूल पे आप बैठते हो, उठते हो, झराते हो, चले जाते हो, ऐसी नहीं है भूमि, तो वो योग्य नहीं है। काली भी हो, लाल भी हो, भूरी भी क्यों ना हो, चिकनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का अंतर आएगा। आप हाथ रखाओगे ना, तो कई मिट्टी ऐसी होती दाग नहीं जाता, धोना पड़ता है, धोने पर भी नहीं जाता, और कई ऐसे होते कि हाथ झराया तो साफ। सफेद कपड़े भी गंदे नहीं होंगे आपके। वो भूमि की प्रशस्त अप्रशस्तता है। आपके पास तो बहुत जगहें होती हैं, आप तो कहीं भी जाओ तो उतर जाओ, एक बार भूमि का परीक्षण कर लो। जो भूमि कठोर हो, कैसी हो, कठोर, हार्ड हो, उस पर वीर पुरुषों को निवास करना चाहिए। किसको? क्षत्रिय। ऐसी भूमि पर शस्त्रागार, यानी शस्त्रागार, जहां शस्त्र रखे जाते हैं, जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो हार्ड भूमि पर बनाया है। सभागार, सभागार मतलब बड़े बड़े हॉल जो बन रहे हैं, कन्वेंशन हॉल टाइप से, क्यों? वहाँ भूमि मजबूत है तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को झेलेगी। राजनीतिक कार्यालय, अब उठापटक होगी तो, और सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, घोड़े चल रहे हैं, वहाँ सैनिक दौड़ रहे हैं, ऐसी कठोर भूमि पर ऐसी जगह बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी तरह से पराक्रम की ऊर्जा सहज सुलभ है, पराक्रम की ऊर्जा मिलती है। पांचवा विषय लेते हैं, जो भूमि अति कठोर हो वह उद्योग के लिए उचित है। किसके लिए? अति कठोर हो, टूटे से नहीं टूट रही, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मशीन लगाएगा उद्योग के लिए। और भूमि कठोर नहीं है, मिट्टी काली मिट्टी वाली भूमि है, तो उसको फिलिंग में बहुत पैसा लगेगा। सही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी तो उसको फिलिंग करना पड़ेगी, पैसा व्यर्थ जाएगा। वो कठोर भूमि होगी तो, इसलिए उद्योग के लिए अति कठोर भूमि प्रशस्त है, निवास के लिए नहीं। फिर वो नींव खोदेगा, परेशान होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भूमि की ऊर्जा वैसी मिलेगी। जो अति कठोर भूमि है, वहाँ श्रमिक लोगों को रुकवाओ। किसको? श्रमिक, लेबर्स। एक भूमि पर भी भिन्न भिन्न प्रकार का आपको ये देखने मिल सकता है। जिस भूमि का स्पर्श सुखदायक हो, वह भूमि गृहस्थों के लिए अति शुभ कही गई है। कहीं आप ऐसे ही बैठ जाओ तो भी चुभता नहीं है, और कई कई जगह तो चुभती है। संदला है मिट्टी का तो भी चुभता है, और कहीं कहीं कंकड़ गिट्टी पर बैठ जाओ तो भी नहीं चुभता। बिहार करोगे सब मिलेगा। ऐसी भूमि पर निवास करने वालों की चित्त शुद्धि रहती है। कहाँ पर? जो भूमि कैसी है? इस पर जिसका सुखदायक है, उन्हें विद्या और लक्ष्मी का वैभव सहज प्राप्त होता है। वहाँ विद्या और लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, तथा जिसके पास ये भूमि होती है वो दीर्घायु होगा, ऐसा नियोग रहेगा। ऐसी भूमि पर देवालय, धार्मिक अनुष्ठान भवन, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, साहित्य आदि के संस्थान बनाना चाहिए। कोमल भूमि, कैसी भूमि? एकदम सॉफ्ट है वो मिट्टी, हाथ पे लो और भुरभुरी। ऐसी कोमल भूमि व्यवसायियों के लिए
धनाढ्य व्यक्तियों के लिए अति लाभप्रद होती है। ऐसी भूमि पर मकान बनाकर रहने वालों की लक्ष्मी स्थिर रहती है। आया समझ में? ये स्पर्श की अपेक्षा से कोमल, अरे आपको बता रहे हैं, जो खेत की काली मिट्टी होती ना, गर्मी के समय भी आप हाथ पर लेके ऐसा करोगे तो वो भुरभुरी हो जाएगी। और कई ऐसी होती है कि पैर रखो सो ना हो पाएगा। हम लोग अभी आते समय खेतों में सोए तो हाट पिपलिया के जो पदाधिकारी थे समाज के, बोले हमें तो जीवन में पहली बार, हम 60 साल के हो गए, किसी महाराज को खेत में सोता देख रहे हैं। और बोले यहाँ आए कैसे, हम लोग तो जूते में नहीं आ पा रहे, आप पैदल कैसे आ गए? इतनी चुभ रही थी वो भूमि। वो हाँ वो भूमि चुभेगी। क्यों चुभेगी? भूमि का वैसा नियोग है। और कुछ उसी खेतों में अपन निकल जाओ तो चुभती नहीं थी, हाथ पकड़ के आना पड़ता है, ये भैया बचाओ भैया। ये भूमि का प्रभाव। मिट्टी भी चुभती है। सामान्य मिट्टी होती ना, जो कंकड़ पत्थर, कई भूमि ऐसी होंगी जहाँ कंकड़ पत्थर भी नहीं चुभेंगे, होंगे तो भी कई भूमि ऐसी होगी जहाँ कंकड़ पत्थर नहीं होंगे तो भी चुभेंगे। आप जाओ छतरपुर में डेरा पहाड़ी, तो डेरा पहाड़ी जहाँ पीछे जंगल जाते हैं, वहाँ 10 कदम चलने में ऐसा लगता है भगवान कहाँ आ गए। चुभती है, बहुत ज़्यादा चुभती है, अति से ज़्यादा चुभती है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ जाओ ही नहीं। और जबकि उससे खराब रोड पर अपन साधु होके चलते हैं। ये भूमि का प्रभाव है। वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग पीते हैं और गलत काम चलते हैं, वो कुछ नहीं होता। अब इसको आपको चार्ट बनाना है। क्या करना है आपको इसका? अब चार्ट कैसे बनाएं? स्पर्श की अपेक्षा भूमि में शुभाशुभ विचार। ठीक। अब आप क्या लिखो? अब अपन याद कैसे रखेंगे? शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट। सबसे पहला पॉइंट था गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्मा, और वर्षा ऋतु में ठंड गर्म का एहसास दे। अब ये पॉइंट यहां लिखो। ठंडी में गर्म, गर्म में ठंडी, ऐसा लिख लो। ठीक। और यहां लिख लो आप शुभ। अशुभ। ठीक। ये शुभ है। कठोर, अशुभ। और यहां लगाओ क्रॉस, ताकि याद रहे कि ये भूमि हमारे लिए अशुभ है, ये भूमि हमारे लिए शुभ है। ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बनाना तो आपको लाभ मिलेगा, ताकि अपन एक बार में विषय पढ़ सकें। अपना लिखा हुआ व्यक्ति खूब पढ़ता है, किताब का लिखा हुआ नहीं पढ़ता, अपने लिखे पे राग रहता है। चलिए, रस के आधार पर भूमि का चयन चख करके। अब रस के आधार पर भूमि का चयन। घृत, दूध, दही और मिश्री के स्वाद वाली भूमि उत्तम कही जाती है। ये इसमें पूरे विषय लिखे हुए हैं, आप देख करके पूरे नोट्स बना लेना। भूमि की मिट्टी का स्वाद कसैली, कड़वी, मल के समान स्वाद वाली भी होती है, और कुछ कुछ मीठी भी होती, चबा लो। आप जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टी खेत की है ना, उसकी बात चल रही है। अब ये भूमि का जो स्पर्श है वैसा मत कर लेना, हाथ ऊपर चल के थोड़ा 9 इंच एक हाथ नीचे की मिट्टी लेना, तब करना। क्योंकि कोई पुरानी बंजर जमीन पड़ी है तो ऊपर की परत बंजर हुई है, अंदर काली मिट्टी है, तब आप कैसे पहचानो कि ऊपर तो कचरा डला है।
भूमि के एक हाथ नीचे जाओगे तो आपको अच्छी भूमि मिलेगी। एक हाथ मतलब 1.5 फीट। और इसमें वास्तु में अंगुल मतलब इंच, वास्तु में अंगुल मतलब इंच, 1 इंच मतलब 1 अंगुल, और 12 इंच का 1 फीट, एक हाथ मतलब 1.5 फीट। आप अपने आप पता कर लोगे कि भूमि कैसी है, योग्य की अयोग्य है, और सब आएंगे। जो घी दूध दही मिश्री के स्वाद वाली हो वो भूमि उत्तम है। विष्टा के स्वाद वाली भूमि दूर से ही त्याग देना चाहिए। जिसमें किसकी बदबू आए, विष्टा मतलब मल, मल की बदबू आ रही है, वो भूमि त्याग दो। मीठे स्वाद वाली भूमि ब्राह्मणों के लिए, खट्टी वैश्यों के लिए, और चरपरी स्वाद वाली भूमि शूद्रों के योग है। किस भूमि पर कौन सा व्यक्ति काम करे। अब आज क्या होता है, आप तो सीधा लेते हो प्लॉट लो भैया, मिले ही नहीं रहा, जो मिले सो ले लो। अब स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन मूल तो ऐसे ही करना चाहिए। वैश्य ने व्यापारी, कसैले स्वाद वाली भूमि पराक्रम की ऊर्जाओं से युक्त होने के कारण क्षत्रियों के लिए शुभ है। किसके लिए? अमृत के स्वाद वाली भूमि व्यवसायियों के लिए परम श्रेष्ठ कहलाई है। कैसे के स्वाद वाली? ये अमृत कैसा होता है, मतलब मीठा होना अलग है और मीठे में रुचिकर मीठा होना अलग है। दूध पिया आपने कभी टीकमगढ़ में है, तुम्हारे पुराने घर की गली के बाहर, जो 6 बजे उसने कढ़ाई में चढ़ाया है उसका स्वाद अलग है। जो 9 बजे 2 गिलास बचा है आखिरी में, उसका स्वाद। पैसे कितने लगते हैं? समझदार व्यक्ति बड़ा लेट जाता है लेने, क्यों? लाल हो जान दो। तो मीठा तो दूध है ही, लेकिन वो 3 घंटे में मधुरता उसमें कुछ बड़ी है, उसकी बात चल रही है। चखना पड़ेगा, मिट्टी को उठा करके चखते हैं, चूसते हैं, तब स्वाद आता है। अब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, करवाया है कि आप चखो। बिहार चल रहा है, जहाँ खेत में रुके हमने ले भाई चख जरा कैसी है। किसी ने चख के था, महाराज जी बदबू सी आ रही है, छोड़ो, मीठी है, भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद आएगा। अमृत के स्वाद वाली भूमि वैश्यों के लिए परम श्रेष्ठ है। कड़वे स्वाद वाली भूमि पर कदापि निवास न करें, वह भूमि शमशान के लिए छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? शमशान के लिए। अब अपन ने रस के आधार पर ये भूमि चयन सुना था, अब गंध के आधार पर भूमि चयन सुनते हैं। किसके आधार पर? गंध और रूप, ये जो 2 विषय रह गए हैं। जिस भूमि में मोगरा, गुलाब और अन्य सुगंधित पुष्पों जैसी गंध आवे, वह भूमि धन धान्य एवं यश प्रदान करने वाली है। खुशबू आती, आप उठाओ मिट्टी को सूंघो। हर मिट्टी में पानी गिरने पर खुशबू नहीं आती, जबकि मिट्टी पर पानी गिरे जो उसकी खुशबू आती है पहली बरसात की, आई क्या? क्या लगती है, लेकिन हर भूमि में वो खुशबू नहीं आती। तो जिसमें आए सुगंधित पुष्पों के जैसे, वो भूमि यश को देने वाली है, धन धान्य की वृद्धि करेगी। जिस भूमि में चंदन की गंध आए, वहाँ लक्ष्मी की स्थिरता के साथ सभी प्रकार की रक्षा होती है। चंदन के समान भी खुशबू आती है। जिस भूमि में मुर्दे एवं कर्पूर जैसी गंध आए, उस जमीन पर मकान जिनालय बनाने से भयंकर रोग उत्पत्ति और चिंताओं की वृद्धि होती है। कई बार ये भी देखा जाता है जिसका पुण्य क्षीण हो गया है और भूमि भी अशुभ मिल गई है, तो बेचारा वहां जाते ही दुखी हो जाता है।
जिस भूमि में घृत दुग्ध दही सर्वौषधि जैसी गंध आए वो उत्तम है। खुशबू आएगी तुमको उसमें से, प्रशस्त, सीधी सीधी बात है। प्रशस्त खुशबू आ रही मतलब शुभ है, अप्रशस्त आ रही मतलब अशुभ है। अब यहां बता रहे हैं विष्टा वमन और गंदे पदार्थों की गंध आए तो भूमि त्यागने योग्य है। मिट्टी को सूंघोगे तो आपको ये गंध भी आएगी। घृत की सुगंध वाली भूमि ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ है, जिसमें से घी की खुशबू आए। रक्त की गंध वाली क्षत्रियों के लिए, जिसमें से खून की गंध आए, वो क्षत्रियों के लिए। और जिसमें से अन्न वगैरह की खुशबू आ रही है, अन्न, वो भूमि वैश्यों के लिए, व्यापारियों के लिए। और मदिरा के समान गंध आ रही है तो शूद्रों के लिए उचित है। हाथी के मद की गंध सदृश गंध वाली भूमि क्षत्रियों को शुभ फल देने वाली है। मद बहता है हाथियों के मद, कहाँ से? गंड स्थल से, यहाँ से, कप यहाँ से, जो यहाँ से पसीना निकलता है ना हाथियों को, वो मद कहलाता है। उसकी गंध भिन्न रहती है, सूंघने से ही व्यक्ति को चढ़ती है। शहद सी गंध वाली भूमि वैश्यों के लिए शुभ है, और मदिरा सदन दुर्गंध फैलने वाली भूमि अति त्याज्य है। अपन को ऐसी भूमि पर नहीं रहना। अति त्याज्य यानी बिल्कुल ही नहीं लेना, फोकट में मिले सो नहीं लेना अपने को। अब यहां पर वर्ण, मिट्टी का वर्ण देख करके आपको दिख रही है काली, लेकिन जरूरी नहीं है कि काली हो। उसको हाथ पे लेके ऐसा करना, मिट्टी काली है कि पीली की सफ़ेद, आपको एहसास होगा। हम लोगों ने देखा एक जगह लाल मिट्टी पड़ी थी, उठाया, हाथ ऐसा किया, सफ़ेद थी, भूरी थी, वो दिख रही थी लाल लेकिन थी भूरी। तो मिट्टी को उठा के ऐसा सा आप हाथ में लगो, घिसो उसको, तो वर्ण मालूम चलेगा। किसी का खेत वेत कुछ हो आसपास तो थोड़ी सी मिट्टी मंगवाना, एक हाथ नीचे की, कल उसका आपको हम प्रैक्टिकल दिखा देंगे। है नहीं, किसी के जैसे बैग का कारखाना हो या किसी का आवासा चल रहा हो तो वहां से मालूम चल सकते हैं। हरित वर्ण की भूमि धन धान्य एवं वैभव वृद्धि कारक होती है। कैसी? हरे रंग की, मिट्टी का रंग हरा हो, हरा होता है। पीत वर्ण की भूमि राजकीय लाभ, जो पीले रंग की भूमि उसमें से आपको राज सहायता मिलेगी, यश और प्रतिष्ठा कारक कही गई है। यह भूमि वैश्यों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाली है। श्वेत भूमि, जिसका रंग श्वेत सफेद हो, ऐसी भूमि सभी प्रकार की उन्नति, कुटुंब की वृद्धि, सुख समृद्धि वाली कही गई है। मिलती है। आपको लग रहा है कि सफेद मिट्टी कैसे होती है महाराज जी? मिट्टी को दिखती काली है, लेकिन जब आप हाथ पे लगाओगे सफेद दिखेगी। उस काली मिट्टी का भी रंग पीला मिलेगा। अच्छा, नीले रंग के पानी देखा कभी? सफेद रंग का पानी, हरे रंग का पानी, भिन्न भिन्न प्रकार का। कौन कहता है पानी में रंग नहीं होता? स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना पानी नहीं होता। ये पानी का रंग है कि नहीं? ऐसी मिट्टी का, अच्छा उठाओगे तो सफेद ही रहेगा। चलिए, श्याम वर्ण की भूमि यानी काली, शूद्रों के पक्ष में कुटुंब और वैभव वृद्धि कारक है, पुत्र प्राप्ति कारक है। ये खेती की बात नहीं चल रही, वहां दुकान मकान मंदिर बनवा रहे, उसकी बात चल रही। खेती के लिए तो काली मिट्टी ही ढूंढना चाहिए। ये वहां पर रहवास की बात चल रही है। अब आप क्या करते हो आजकल? खेतों की तो प्लाटिंग हो रही है। लाल वर्ण की भूमि क्लेश, भय और अशांति को देने वाली है। कौन सी? वो नहीं लेना। किंतु क्षत्रियों के लिए अच्छी है, क्योंकि उनको तो जोश में रहना है ना, उनको गर्म जीना है, इसलिए। और कह रहे हैं अंत में पांडु वर्ण, पांडु यानी ऑफ वाइट, क्रीम जो होता है ना, क्रीम वाला, पांडु वर्ण। कैसा?
नहीं, ये जो थोड़ा सा इसको और डार्क कर दो, हल्का सा येलो को बहुत लाइट कर दो, वो पांडु वर्ण होता है। हाँ, बटर का कलर, खाना नहीं। पांडु वर्ण की भूमि शांति, सुख और समृद्धि कारक कही गई है, ऐसा यहाँ पर विषय हुआ है। आया आपको समझ में? आया कि नहीं? ये स्पर्श रस गंध वर्ण के आधार पर भूमि। और अब आपको हम कुछ विशेष बताते हैं। अपन हर दिशा के लिए एक विशेष चीज रोज पढ़ेंगे, उसके लिए और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लिखते जाना, ये आपके काम आएगी। हो उसका फल ये रहेगा। हो वहां पर आपको, वही शूद्रों के लिए युद्ध भूमि है वो, लेकिन बाद में व्यक्ति को वहां फलित नहीं होगा। भूमि का नियम है, कुछ दिन फलित होगा, फिर ठंडी पड़ जाएगा। फिर ठंडे पड़ गए कि नहीं? चलिए अपन स्थान प्रारंभ करते हैं ब्रह्म स्थान से। चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका कारखाना हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, जिनालय भी क्यों ना हो, जो वेदी वाले जिनालय, नंदीश्वर जिनालय की बात नहीं कर रहे, ऐसे जिनालय भी क्यों ना हो, ब्रह्म स्थान यानी सेंटर कैसा होना चाहिए? ब्रह्म स्थान रिक्त होना चाहिए। रिक्त यानी खाली। दूसरा, खाली होने के साथ साथ स्वच्छ एवं साफ। आप अपनी नाभि में मिट्टी भर लो, एयरलाइट भर लो, फेविक्विक भर लो और बंद कर दो, आपको घुटन होने लगेगी, आपको अनईजी फील होगा। नाभि है, वैसे ही घर का नाभि, भूमि की नाभि ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान कैसा हो? खाली, साफ और स्वच्छ। उस स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। खाली हो, साफ हो, स्वच्छ हो। तीसरी बात, उस भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। चक्की उखली आदि भी नहीं होना चाहिए। कोई खाली जगह, आंगन है घर पे, तुमने कहा गांव में इसी में चक्की बना लो, कूटो, नहीं, कुटाई होगी। तौलने का कांटा ना रखें। देखो लिखते जाना, क्योंकि ये जो है, ये नोट्स जो है वो 80 दिन की कक्षा के बाद के नोट्स हैं और लगभग 8 या 9 वास्तु की किताबों से बनाए हुए नोट्स हैं इनके, अब प्रमित सागर जी के। तो बीच में आपको हम बताते जा रहे हैं। तौलने का कांटा भी नहीं हो, उच्चिष्ट एवं कचरा भी नहीं हो, यानी जो कचरा है, वेस्टेज है, वो भी वहां ना रखा जाए। जूठे बर्तन भी नहीं वहां मांज सकते आप घर के ब्रह्म स्थान में। पानी की टंकी भी ना हो, बोरिंग कदापि ना हो। जिसके ब्रह्म स्थान में बोरिंग या पानी का स्रोत है, उसके यहां गृह स्वामी की मृत्यु निश्चित है। कुआं आदि ना हो, किसी भी प्रकार से वो भूमि नीचे ना हो, गड्ढा ना हो। वो भूमि नीचे नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, मतलब वो गड्ढा वाला ऐसा ना हो। और यहां कह रहे हैं वहां कोई वृक्ष भी ना हो और वहां कोई नाली भी ना हो। इतनी बातों को ब्रह्म स्थान में ध्यान रखना। कचरा ना हो, बोरिंग ना हो, कुआं ना हो, गड्ढा ना हो, कोई वृक्ष यानी पेड़ भी ना हो और नाली भी ना हो। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना अपन ने अभी भूमि को समझा है कि स्पर्श से भूमि कैसे होती है। ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि बोले आप तो जगह देखो, प्लॉट काटो। ये अपने लिए विशेष बात है। आप अगर कॉलोनी बना रहे हो, आप अगर आर्किटेक्ट हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा काम करके दो कि जो वहाँ व्यक्ति रहे उसको फले। उसको फलेगा तो आपको भी फलेगा, उसको नहीं फलेगा तो आपको वो हाय देगा, कैसा घर दिया है बना के। उसका पुण्य पाप वो जाने, वास्तु आप पूरा बना करके दो। ठीक है, इसलिए एक बात ध्यान रखना, कोई भी दिशा
अशुभ नहीं होती, दिशा में जो कार्य कहा गया वो करोगे आप तो सारी चीज़ें शुभ होंगी। इस प्रकार समझना। कल अपन भूमि के आकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कि कौन सी भूमि का आकार कैसा हो। लोग कहते हैं कि ईशान कोण बड़ा हो तो भूमि अच्छी, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए? एल शेप की भूमि है, सांप वाली भूमि है, गोल जगह है, भिन्न भिन्न प्रकार के आकार मिलते हैं। जैसे पिज़्ज़ा लेते हैं ना, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो, उसके 4 भाग करो, एक भाग जो बचा है, ऐसे भी आकार की भूमि देखी कि रोड पूरी गोल होके गई है घर से, तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आकार मिलते, वहाँ किस प्रकार से अपन व्यवस्था कर सकते हैं, कल इसको देखेंगे। बिना उपधान के पढ़ना नहीं। अष्टमी चतुर्दशी को छुट्टी रहेगी, आगे फिर चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की